नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को यूपीए और नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल पर डिबेट करने की चुनौती दी है। स्मृति ने महाराष्ट्र के नागपुर में नमो युवा महासम्मेलन में कांग्रेस के और यूपीए और मोदी शासन के 10 साल में क्या अंतर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा कि अगर मैं इस बारे में राहुल गांधी से बहस करने को कहूंगी तो वह नहीं आएंगे। वह बीजेपी के एक मामूली कार्यकर्ता के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। मैं गारंटी देती हूं कि अगर बीजेपी युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के सामने बोलना शुरू कर दे तो उनके बोलने की ताकत वहीं खत्म हो जाएगी। स्मृति ने कहा कि बीजेपी ने पार्टी मैनिफेस्टो में जनता के किए गए तीन वादे जो किए गए थे प्रमुख तौर पर, वो पिछले 10 साल में जो पूरे करने थे वो पूरे करते हुए दिखे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, संसद में महिला आरक्षण लाना और राम मंदिर का निर्माण शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मोदी ने हर गारंटी पूरी की है, अब आपको अब की बार 400 पार की गारंटी लेनी है। तो चलिए पहले सुनते हैं कि स्मृति ईरानी ने और क्या कुछ कहा है। लेकिन आज हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, और अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो, मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे। आओ, तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। मैं नहीं कहती मैं जाऊंगी चर्चा के लिए, तब पक्का नहीं आएंगे तेजस्वी, लेकिन इतनी गारंटी देती हूं कि युवा मोर्चा का एक भी साधारण कार्यकर्ता जाकर राहुल गांधी के सामने बोलने लगे तो राहुल गांधी में इतना दम नहीं कि युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता के सामने टिक जाएगा। वहीं स्मृति ईरानी के बोल आप सभी ने देखे, कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है स्मृति ईरानी के अंदर। एक कार्यकर्ता को उन्होंने कहा कि अगर एक कार्यकर्ता बोलने लगे तो राहुल गांधी उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, ऐसा स्मृति ईरानी कहती हुई नजर आ रही हैं। चलिए, हमारे पास तमाम बिंदु है चर्चा करने, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल की यहाँ पर बात हुई है कि 10 साल कांग्रेस अपने कार्यकाल और मोदी के कार्यकाल को कंपेयर कर ले और उस पर बहस कर ले। हम भी इस पर कुछ कुछ बिंदुओं पर बहस करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर जो स्मृति ईरानी है इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है और इतना ज्यादा चैलेंज देने को तैयार है। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वेद प्रकाश शास्त्री जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश से, संदीप चमोली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता उत्तराखंड से, और राजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहले मैं आऊंगी राजेश श्रीवास्तव जी आपके पास, आपसे जानना चाहूंगी, कॉन्फिडेंस आपने देखा होगा, भी सुना होगा स्मृति ईरानी को, किस तरीके से, बहुत ही बोल्ड तरीके से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वो चैलेंज देती हैं और वो नहीं जाएंगी, वो किसी भी कार्यकर्ता को सामने भेजेंगी और वहां पर राहुल गांधी बोल नहीं पाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस देखिए, आखिर उन्होंने अगर खुले मन से ये कहा है और ओपन चैलेंज दिया है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस है कि अगर वो कांग्रेस के कार्यकाल को कंपेयर करे तो वो कहीं ना कहीं जीतते नजर आएंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए स्नेहा जी, स्मृति ईरानी ने जो बात कही है उसमें से एक बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा का कार्यकर्ता बोलना शुरू करेगा तो राहुल गांधी नहीं बोल पाएंगे। ये सरकार बोलने में ही सबसे ज्यादा माहिर है। इस सरकार के किसी भी नेता के बयान का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो या संगठन का पदाधिकारी हो, उसकी बोलने की जो कार्यशैली है उसके आगे कांग्रेस का कोई भी पार्टी का नेता नहीं टिकता है। और इस सरकार की बोलने की शक्तियों के चलते ही ये सारा देश आज जो इन परिस्थितियों में है वो सब आप सामने देख रही है। लेकिन मैं निष्पक्ष बात करूं तो किसी भी सरकार को ये कहकर नहीं गलत ठहराया जा सकता है कि उसकी सरकार में कार्यकाल में काम नहीं हुआ है। मोदी सरकार में भी कार्यकाल में काम हुआ है और यूपीए के कार्यकाल में भी काम हुआ है। किसी की सरकार को आप पूरी तरह से ये नहीं ठहरा सकती है कि उस सरकार में कामकाज नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप यूपी की सरकार की बात करें और मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार में कुछ साहसिक फैसले लेने का और उसकी ब्रांडिंग करने का, उसकी मार्केटिंग करने का ये साहस जरूर मोदी सरकार के पास यूपीए सरकार के कार्यकाल से ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप दोनों सरकारों के कार्यकाल की तुलना करें
तो आप देखेंगे कि जो है इसलिए मेरी आवाज इको कर रही बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, सुधारने की कोशिश करेंगे। जी जी, तो यूपीए सरकार और मोदी सरकार के कार्यकाल को अगर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो मोदी सरकार में आप देखेंगे कि कुछ काम जरूर हुए हैं, कुछ चीजें जो है बढ़ी हुई है, जैसे कि आप देखेंगे हाईवेज की संख्या बढ़ी हुई है, आप देखेंगे कि जो है अर्थव्यवस्था के मामले में सरकार बढ़ी हुई है। लेकिन अगर आप आम आदमी के और कुछ कोरोना काल में जैसे हमारा देश जूझ रहा था, ऐसे हमारे तमाम सारे संकट आए, तब देश में जिस तरह से मोदी सरकार ने काम किया वो सरकार के कार्यकाल जरूर अच्छे थे। लेकिन आप आम आदमी की तुलना करेंगे तो आम आदमी 2015 तक की आप देखेंगे, यानी कि जो यूपीए सरकार का 10 साल का कार्यकाल था, वो आप देखेंगी तो आप देखेंगे कि उस समय जो परिस्थितियां थी, देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और देश में जिस तरह की परिस्थितियां थी, मनमोहन सरकार का पहला कार्यकाल की आप बात करें तो उस कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां रही और आज जो है ये स्मृति ईरानी के बयान से विवाद नहीं शुरू हुआ। कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने अपना 10 साल का एक श्वेत पत्र लेकर के आए थे, उसके सरकार में कांग्रेस अपना जो ब्लैक पेपर लेकर के आई, लेकिन ब्लैक पेपर में कांग्रेस उन मुद्दों का विरोध नहीं कर पाई, वो खाली मोदी सरकार की आलोचनाएं करती रही। लेकिन जिन योजनाओं को सरकार लेकर के आई उसके सामने अपनी सरकार की उपलब्धियों को ठीक ढंग से नहीं रख पाई, चलते ये सरकार जो है अब बैक फुट पे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर आप कार्यकाल की तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि मोदी सरकार के शुरुआत में आप देखिए 10 लाख करोड़ जो है पहले सरकारी बैंकों का विलय करा दिया गया, 10 लाख करोड़ का जो बढ़ गया। आप देखेंगे कि सरकार देश के कर्ज की बात करेंगे तो जो कर्ज 2014 में 55 लाख करोड़ था, आज वो कर्ज बढ़कर के देश के 155 लाख करोड़ हो गया है। अर्थव्यवस्था जरूर बढ़ गई, 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था थी 10वें स्थान पे, आज 5वें स्थान पे आ गई है। हाईवेज हमारे 2014 में 14 किलोमीटर पर डे बनते थे, तो आज हमारे देश में 28 किलोमीटर पर डे बन रहे हैं। लेकिन आप किसी सरकार को एकदम से नहीं निगेटिव ठहरा सकते, उनका सरकार का कार्यकाल अच्छा नहीं है। ठीक है जी चलिए, ठीक है, चलिए मैं अब आती हूँ क्योंकि स्मृति ईरानी ने ओपन चैलेंज दिया है राहुल गांधी को। तो संदीप चमोली जी आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि उन्होंने ये कहा है कि किसी भी कार्यकर्ता को बीजेपी के भेज देंगे तो वहां पर राहुल गांधी नहीं बोल पाएंगे। आखिर इतना कॉन्फिडेंस अगर स्मृति ईरानी दिखा रही हैं तो क्या कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है, आप मानने को तैयार हैं इस चीज को? आप सबको जैसे कि पता है भाजपा बयानवीरों की पार्टी है, ठीक उसी क्रम में स्मृति ईरानी भी अपने बड़बोलेपन के लिए पूरे भारतवर्ष के पूरे विश्व में पहचानी जाती है। ये वही हमारी बहन है जो सिलेंडर जब 450 का हमारी सरकार में हुआ था तो सड़कों पर सिलेंडर सर में लेके पूरे दिल्ली में घूमने का इन्होंने काम किया था। अब देश की जनता 1000 से ऊपर का सिलेंडर ले रही है, लेकिन इनका सिलेंडर अब सर पे दिखने का काम नहीं कर रहा है। और उस देश के प्रधानमंत्री राहुल जी के बारे में कहने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में 2 शब्द जरूर कहें कि अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भी पत्रकार वार्ता जिससे पत्रकार जो रूबरू होकर वो देश में क्या चल रहा है उसको जान सके, उस संबंध में एक भी प्रेस वार्ता माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की गई। हमको कोई भी ओपन चैलेंज देने से पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बड़ी बहन स्मृति ईरानी जी को एक चैलेंज देता हूं कि देश के प्रधानमंत्री से कहें कि वो देश के पत्रकारों को रूबरू हो, देश की समस्याओं से रूबरू हो और निश्चित है अगर आप देश के हितैषी हैं तो आप देश की समस्याओं से रूबरू होंगे। पत्रकार साथियों से एक प्रेस वार्ता का, ओपन प्रेस वार्ता का एक आयोजन करें तो हम समझेंगे इस देश का प्रधानमंत्री पत्रकारों से डरते नहीं है। स्मृति ईरानी जी का पूरा कार्यकाल अगर आप देख लेंगे तो इस देश में बेरोजगारी, महंगाई और देश पे कर्ज अगर आप देखेंगे जब से 2014 से मोदी जी की सरकार सत्ता में आई है, कर्ज सर्वोच्च शिखर पर कर्ज पहुंचा है, बेरोजगारी सर्वोच्च पर है, महंगाई सर्वोच्च पर है। लेकिन भाजपा के साथियों को जैसे कि हमारे विश्लेषक साथी कह रहे थे, जो बड़बोलापन इन लोगों के अंदर है, निश्चय ही इस देश की अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर पे ले जाने का भाजपा के साथी कर रहे हैं। यानी कि जो भाजपा के लोग हैं वो बड़बोले होते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? काम नहीं किया है, बड़बोले होते हैं। आप स्मृति ईरानी जी का तो मुझे लगता है कि मानसिक संतुलन ही खराब है। आप देखिए किन शब्दों का प्रयोग वो करती हैं, किन शब्दों का प्रयोग करती हैं
और चुनौती देने से पहले ये तो समझिए कि अपने अपने देश के प्रधानमंत्री से कहें कि जिम्मेदारी उनकी बनती है, जवाबदेही उनकी बनती है, लोगों को जवाब उनको देना पड़ेगा। 10 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने देश में दिया है, तो स्मृति ईरानी जी को सबसे बड़े देश के प्रधानमंत्री आके लोगों का जवाब दे, प्रेस का जवाब दें। रेडियो में सिर्फ आप अपनी बात कह सकते हैं, दूसरे की बात को सुनने का काम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए वेद प्रकाश शास्त्री जी से हम जवाब लेते हैं। जी वेद प्रकाश शास्त्री जी। स्नेहा जी, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं संदीप जी, वो कह रहे थे कि स्मृति जी के मानसिकता के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता हैं ये मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, और ये अपने द्वारा किए गए जो कृत्य हैं उनमें फंस करके आज जनता के सामने जवाब देने की स्थिति में नहीं है। स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता राहुल गांधी को जवाब, और एक हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता राहुल गांधी के हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लेकर के जनता के बीच जनादेश लिया उनको पूरा किया। धारा 370 हमें समाप्त करनी थी, हमने विश्वास दिलाया था पूरे देश को कि हम 370 समाप्त करेंगे, समाप्त हुई। महिला आरक्षण लागू होगा, महिला आरक्षण लागू हुआ, और राम मंदिर का निर्माण हम प्रशस्त करेंगे, भव्य निर्माण हो गया है राम मंदिर का, जिसका पूरे जीवन कांग्रेस पार्टी विरोध करती रही है। जिस मुद्दे पर चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता राहुल गांधी से लगा करके और उनके निचले स्तर तक के लोग आ जाएं किसी खुले मंच पर, और हर मुद्दे पर बात करने को हम भारतीय जनता पार्टी तैयार है, एक एक मुद्दे पर बात हो जाए। दूसरी चीज, ये पहले अपने राहुल गांधी जी की मानसिकता देखें कि वो फिरोजाबाद में आलू की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे थे, जबकि सभी को पता है कि आलू फैक्ट्री में नहीं बनता है, आलू जमीन में पैदा होता है। तो पहले अपने नेता को ये समझाएं, ये बताएं कि उसकी प्रकृति क्या है जिसके बारे में वो बात करना चाहते हैं। इस तरीके से मानसिक दिवालियेपन की वजह से कांग्रेस 44 पे आई है, और अभी बहुत समय नहीं बचा है, अब तो मैदान में आ गए हैं। ये जनता के बीच में अगर इसी तरीके के मुद्दे रखते रहे तो 44 से 4 पे आ जाएंगे। संदीप जी, देखिए यहाँ पर वेद प्रकाश शास्त्री जी कह रहे हैं कि अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लग रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मानसिक स्थिति के ऊपर, जैसे वेद प्रकाश शास्त्री जी ने कहा, साथ ही साथ शास्त्री जी के तीनों मुद्दे अगर आप देखेंगे तो देश में बेरोजगारी और महंगाई को बिल्कुल भी नहीं छूते हैं। भाजपा का प्रथम एजेंडा यही है कि देश की जनता को प्रमुख मुद्दों से दूर रखा जाए। अब इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 370 हटी, क्या इससे देश में महंगाई बेरोजगारी कम हुई? देश में भव्य राम मंदिर बना, हम सबकी आस्था बना, कोर्ट के आदेश पे बना, लेकिन ये अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। अरे दुर्भाग्य मानिए, देश का युवा सड़कों पर है, देश का युवा सड़कों पर है, देश की महंगाई चरम पर है। आम आदमी, शास्त्री जी, आम आदमी का जीना दुश्वार है, लेकिन आपने जो तीनों मुद्दे गिनवाए, तीनों मुद्दे आज आम आदमी के आसपास भी नहीं पटकते। आप बताइए, आपने अपने मुद्दे, जिस एजेंडे पे राम नाम के रथ पर सवार होकर जो आपने सत्ता हासिल की है, उस सत्ता की कम से कम कुछ शर्म करिए, और इस देश की जनता के युवाओं को रोजगार देने का काम करिए, बेरोजगारी काम करिए, तब जाके देश में जिसके लिए देश का युवा सरकार चुनता है, तब जाके हम संविधान के रास्ते पे चलने का काम करेंगे। लेकिन जिन रास्तों पे आपको चलना चाहिए, उन रास्तों पे न चलकर आप देश में ऐसे मुद्दों को प्रचार प्रसारित करते हैं। आप जो है रंगबाजों की पार्टी है, आप जो है चैनलबाजों की पार्टी है, आप जो है विज्ञापनों की पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए अपने प्रचार प्रसार, अपने श्रृंगार और अपनी वेशभूषा में खर्च करते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे देश के लिए क्या होगा?
वेद प्रकाश शास्त्री जी, देखिए अभी 2 मिनट के अंदर कितने सारे सवाल खड़े हो गए, और स्मृति ईरानी ने जैसा कहा है कि एक कार्यकर्ता को हम सामने रख देंगे तो राहुल गांधी नहीं बोल पाएंगे। तो अब जवाब दीजिए संदीप जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बात कह रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कपड़े पहनते हैं, इस पर इनको आपत्ति है जी, और पूरे देश की मीडिया पर इनको आपत्ति है कि मीडिया जो है वो एक इनकी बार बात को प्रेस नहीं तो बता रहा करवाइए है। देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी। मैं ये कह रहा बात का हूं जवाब दे कि दीजिए। आपने ऐसा जो कौन सा काम किया है जिसको मीडिया ये बताए। माननीय अरे, प्रधानमंत्री जी ये के जवाब दे नेतृत्व दीजिए में कि देश के प्रधानमंत्री आज प्रेस देश क्यों नहीं करते हैं, विश्व के क्यों उच्च मीडिया शिखर के पर है। सवालों से भागते हैं शास्त्री जी। और एक बार आप इस बात का जवाब दे दीजिए, क्यों देश के जब आप प्रधानमंत्री बोलते तो मैं नहीं जनता बोलता। के सवालों से और भागने का काम हम करते अपनी हैं। बात कह लें, अरे, उसके बाद देश आप के अपनी बात कहिए, प्रधानमंत्री तो बात तो हमारी आपकी बात बढ़िया होगी। अगर दोनों लोग बोलेंगे तो जनता कैसे उनसे बात सवाल बताएगी? पूछना चाहती है, लेकिन आप रेडियो पे हमारी बात बात करते हैं, पहले मन की सुन बात लीजिए, कहते फिर हैं। आप अपना प्रश्न अरे, रखिएगा, मैं जनता आपको के मन उत्तर की दूंगा। बात भी तो सुनिए शास्त्री जी। ठीक है, सबसे चलिए बेसिक समस्या तो संदीप जी की पहले बात हम यही है। वेद प्रकाश शास्त्री जी की बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जी जी वेद प्रकाश जी। बेसिक समस्या कांग्रेस के पास ये है कि वो इस देश की समस्याओं से रूबरू होना ही नहीं चाहते हैं। जैसे ही समस्याएं उनको याद दिलाई जाती हैं, उसी समय वो उलझ जाते हैं और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आपको बेरोजगारी, महंगाई और देश का विकास विपक्षी होने के नाते सदन में उच्च स्तर पर उठाना चाहिए था, आपकी जिम्मेदारी बनती थी। उस सदन में आप बाइकाट करते रहे और आपने कोई प्रश्न नहीं उठाया, और देश के विकास में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ती रही, और हमको इस पूरे देश के जनता का जनादेश प्राप्त हुआ। और आज आप अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर लीजिए, स्वतः आपके प्रश्न में ही आपको उत्तर मिल जाएगा। आपको इस पर बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, अभी 2024 का चुनाव आ गया है और हम भी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं अपने मुद्दे लेकर के, आप भी पहुंच रहे हैं अपने मुद्दे लेकर के। अभी निर्णय हो जाएगा, आप देख लीजिएगा कि आपकी मूल स्थिति क्या होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, जिनके ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं, उनको जनता किस तरीके से जनादेश और आशीर्वाद देकर के पुनः गद्दी पर बैठाती। जी ठीक है, चलिए संदीप जी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का यह कि भाजपा के साथ ही रटी रटाई बातें प्रत्येक चैनल के माध्यम से करते हैं। अपनी जीत का इतना घमंड इन लोगों के चेहरों पर झलकता है, ये इस देश के लिए बड़ा घातक साबित होगा। रटी रटाई बातें, अरे आपकी जीत आपको मुबारक हो, हमें अपने देश की जनता की चिंता है। क्या आपको इस देश में युवाओं का बेरोजगार होना नहीं दिखता? क्या देश में महंगाई नहीं दिखती? अरे क्या आपको महंगी दालें नहीं दिखती, महंगे आटे नहीं दिखते, महंगा चावल नहीं दिखता? वेद प्रकाश जी, क्यों राजनीति में सत्ता हासिल करना ही भाजपा का सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका है? देश में आप वर्तमान स्थिति अगर आप देखेंगे, देश का कर्ज अगर आप देखेंगे, देश की प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखेंगे, जीडीपी दर अगर आप देखेंगे, इन पे भी चर्चा कर लीजिए महाराज, इन पे भी चर्चा कर लीजिए। मात्र आप जीतने का जो पीठ बार बार अपने हर चैनल के माध्यम में भाजपा के प्रवक्ता साथी थपथपाते हैं, ये बहुत सोचने का विषय है। जी वेद प्रकाश जी। जीडीपी पे बात करें या देश की अर्थव्यवस्था पर बात करें, देश के सड़कों पर बात करें, रेलवे पर बात करें, एयरपोर्ट पे बात करें, किसी भी विकास के मुद्दे पर इनसे हम खुल करके बहस करने को तैयार हैं। जिस दिन ये एजेंडा तय करें और जिस प्लेटफार्म पे बताएं, उस प्लेटफार्म पे हमारी इनकी फेस टू फेस और पॉइंट टू पॉइंट बहस हो जाए। रही बात राम मंदिर मुद्दे की, हमको भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त है, भगवान राम के तो और ये भगवान के विरोधी हैं। वेद प्रकाश जी, सरकार आ चुकी है एक बार राम के मुद्दे पे, छोड़ दीजिए। भगवान राम का हमको आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान राम राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, और छोड़ दीजिए ये महंगाई सौहार्द का वातावरण पैदा हुआ है।
हम पर राम की कृपा है, मोदी जी पर राम की कृपा है और भारतीय जनता पार्टी पर भगवान की कृपा है। अरे अगर आपको यही पता था कि हमको राम मंदिर के निर्माण से आगे का मार्ग प्रशस्त होता है तो आप सरकार में बनाने के लिए तो आपने कहा था कि राम तो काल्पनिक है, आपने तो बाकायदा राम मंदिर बन गया उसमें जाकर के तो हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त है, ठीक है, चलिए रहेंगे और वही हमको आशीर्वाद देंगे और फिर जनता का आशीर्वाद मिलेगा। अरे सबको आशीर्वाद देंगे, राम सबके हैं, राम सबके हैं महाराज, राम सबके हैं। चलिए ठीक है, राम सबके हैं, संदीप जी कह रहे हैं। वेद प्रकाश शास्त्री जी कह सकते हैं मंच से कि मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ? नहीं कह सकते महाराज, जय सिया राम, जय सिया राम नहीं कहवा सकते महाराज। क्यों राम तरीके से प्रधानमंत्री करवाना चाहते हैं? क्यों भगवान राम को पैटर्न करवाना चाहते हैं? चलिए ठीक है, राम मंदिर पर लड़ना ही नहीं है, राम मंदिर पर आज भर लड़ते रहेंगे आप लोग। चलिए राम मंदिर की मैं बात ही नहीं करी हूँ आप। चलिए राजेश श्रीवास्तव जी के पास आऊंगी मैं। राजेश श्रीवास्तव जी, देखिए वास्तविक तौर पर यहाँ पर जानने की ये जरूरत है कि अगर स्मृति ईरानी खुले मंच से ये कह रही हैं कि 10 साल के कार्यकाल को अगर कंपेयर कर लिया जाए और इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं, हम क्या कह सकते हैं ओवरऑल? अगर एक नजरिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल रहे हैं वास्तव में प्रोडक्टिव रहे हैं, उनको प्रोडक्टिव कह सकते हैं या फिर नहीं? देखिए स्नेहा जी, ये चुनाव का दौर है और लोकसभा चुनाव से पहले का। अब चुनाव के सिर्फ 1 महीने समय बचा हुआ है। ऐसे समय में सिर्फ इसी बात पर बहस होगी कि मेरी साड़ी आपकी साड़ी से सफेद कैसे, इसी चीज पर लेकर के सारी बात रखी जा रही है। और अगर आप दोनों बातों को करेंगे, दोनों सरकारों के कार्यकाल की अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो किसी एक को बहुत आगे या किसी एक को बहुत पीछे नहीं रह सकते। अगर आप मोदी सरकार के कुछ ऐतिहासिक फैसलों की बात करें जिनका स्मृति ईरानी जी कर रही है, 370 की बात कर रही है और जो है राम मंदिर की बात कर रही है, और ये सरकार आगे आने वाले समय में जनसंख्या बिल लाने की बात कर रही है, सिविल कोड की बात कर रही है, तो ये सब चीजें जो है वो ऐतिहासिक फैसले जरूर है मोदी सरकार के। लेकिन मोदी सरकार जो है आम आदमी के मुद्दों से भटकते हुए जाती हुई दिखाई पड़ रही है। और अगर ऐतिहासिक फैसलों की बात करें तो आपको याद होगा मनमोहन सरकार के समय पे जो मंदी का दौर था, उस समय देश, पूरी दुनिया हमारी जो है हमारी तरफ ये सोच रही थी कि भारत की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन उस समय मनमोहन सिंह ने कैसे व्यवस्था करके अपने भारत देश को उस मंदी के दौर से न निकाला, बल्कि जो लोग विदेशों में नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरियां भी सुरक्षित रही। जबकि आज अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे मोदी सरकार के फैसले जरूर ऐतिहासिक हैं। कोरोना काल के समय में भारत सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन आप देखिए नोटबंदी देख लीजिए, जीएसटी देख लीजिए, इससे चलते आम आदमी परेशान हुआ है। नौकरियों की अगर आप तुलना करेंगे मोदी सरकार की और मनमोहन सरकार की, तो नौकरियों में मोदी सरकार बहुत ही आंकड़ों में पिछड़ती हुई नजर आएगी। किसी आप ये जो मोदी सरकार आंकड़े पेश करती है, 2 मिनट समझ लूंगा बस। दरअसल मोदी सरकार के जो आंकड़े हैं वो विश्वसनीय नहीं है, इन आंकड़ों पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो शास्त्री जी बात ये कह रहे थे कि जो राहुल गांधी ने बयान दिया आलू को चिप्स बनाने फैक्ट्री से बनने की बात, वो बयान दरअसल शास्त्री जी पूरा पढ़ ले और सुन ले, वो बयान नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने उसको तोड़ मरोड़ के रखा भाजपा ने और उसको पेश किया। वो ऐसा बयान उन्होंने कहीं नहीं दिया, उसके आगे पीछे के सिरे को जोड़े तो बयान बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन और मोदी सरकार के समय बहुत सारे उद्यम ऐसे हुए हैं जो बंद हुए हैं। तमाम बैंकों का जो है जो एनपीए था वो बढ़ गया है। बैंकों का विलय सबसे ज्यादा मोदी सरकार के समय पे हुआ है। एयरपोर्ट जरूर बढ़े हैं, हाईवेज जरूर बढ़े हैं, लेकिन आम आदमी की आप कंपैरिजन करें, लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस जो है उन मुद्दों को सही ढंग से उठा नहीं पा रही है, सही ढंग से रख नहीं पा रही है। और मोदी सरकार जो है बोलने की और अपने चीजों को फैसले की, क्योंकि उसके साथ मीडिया पूरा है, तो वो उन चीजों को बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से रख लेती है और कांग्रेस इन बातों में पिछड़ जाती है। इसीलिए आप कहती हैं, स्मृति ईरानी कह रही हैं कि हमसे कोई तुलना नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके समय में लोकतंत्र को बहुत गहरा धक्का लगा है। मीडिया के कुछ ही साथी ऐसे हैं, हमारे साथी, जो अपनी बातों को प्रमुखता से रख सकते हैं, लेकिन आज बातों को करने की आजादी नहीं है। सबसे बड़ा इस सरकार में खामियाजा यही है। जी स्नेहा जी। जी वेद प्रकाश शास्त्री जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लूंगी और समय मेरा समाप्त हो चुका है, तो मैं विराम दूंगी चर्चा को। हमारे जो साथी कह रहे हैं कि मीडिया की आजादी नहीं है, मीडिया को पूर्ण आजादी है, मीडिया से है और मीडिया
मीडिया पूरी रूप से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि मीडिया में हमारी आलोचना नहीं होती है, मीडिया में हमारी आलोचना होती है। स्नेहा जी, आपको प्रश्न पूछने के लिए पूरा अधिकार दिया गया है, आप जो भी चाहें वो प्रश्न पूछें मोदी जी और के उसका मित्रों के जवाब पास देने के लिए हम बाध्य हैं। जो भी जवाब मीडिया हमारे हाउसेस पास हैं, होगा आपकी हम जानकारी देंगे। में है। और जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, मीडिया पे सवाल तो खड़े हुए आपकी हैं जानकारी कि में। मीडिया सबको चांस देती है ना, इसलिए सवाल खड़े होते हैं मीडिया पर। तो मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया के ऊपर कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए किसानों को 12 किस्तें किसान सम्मान निधि की प्राप्त हुई, उसके लिए किसी किसान को कहीं बैंक में नहीं जाना पड़ा। चलिए ठीक है, एक क्लिक में वो मिल गई। 45 ठीक है, करोड़ प्रकाश जी, खाता खुलेंगे, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। कोरोना काल में जो संकटकालीन स्थिति राशन ही तो थी, देश उससे को देश डुबाने का उभरा काम और कर रहा आज है। 80 करोड़ लोगों आप को 5 किलो राशन चावल देके उपलब्ध कराया जा रहा है। कम से कम तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने ऐतिहासिक फैसले नहीं लिए या सरकार ने विकास करने में कोई कोताही बरती है। हमें जनता मौका देगी। चलिए ठीक है, संदीप जी और वेद प्रकाश शास्त्री जी, देखिए यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जरूर चलता है, मीडिया भी बीच में घिरी जाती है। विपक्ष का तो ये शिकायत है ही कि मीडिया निष्पक्ष तौर पर बात नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर मैंने भारतीय जनता पार्टी को जितना समय दिया है संदीप जी, उतना आपको दिया है, इसलिए मीडिया पर सवाल जो है खड़े नहीं करने चाहिए आपको। मैंने आपको भी उतना समय दिया है और वेद प्रकाश शास्त्री जी को भी, और राजनीतिक विषय हमारे हैं उनको भी मैंने समय दिया है, प्रॉपर समय दिया है। इसलिए मीडिया को अगर आप घेरेंगे तो सारा मीडिया इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो थोड़ा सोच समझ के आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हैं, लेकिन सबको नहीं कह सकते। चलिए चर्चा को ही विराम देना चाहूंगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो स्मृति ईरानी की बात हो रही थी, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को ओपन चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपीए बनाम मोदी शासन पर डिबेट हो जाए, इतना कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी का ये सामने आया है। अब आगे लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों से हैं और दोनों पार्टियां, जितनी भी पार्टियां सब अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही हैं। भाई आगे देखना होगा कि जनता अपना आशीर्वाद किसको देती है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।